देश का एक बहुत लाडला कवि हमारे मंच पर मौजूद है, जो मालवा की माटी। इस देश में अगर भोजन और भजन का आनंद अगर दुनिया में कहीं है तो पहला वृंदावन में है, दूसरा मालवा में है। तो मालवा की माटी यानी कि क्षिप्रा जी का जल यमुना जी के जल से मिलने के लिए आया है। हास्य व्यंग का बड़ा कुशल चितेरा है, छोटा सा बालक है। हालांकि आप इसे बालक समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसके खुद के 2 बालक हैं, तो इसलिए ताली आप उस हिसाब से ही बजाना, उतनी वजनदारी के साथ। रोहित शर्मा जन्नाट जिनका नाम है, आइए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के इस कवि सम्मेलन में धूम मचाने की कृपा करें। सर्वप्रथम मेरी हाइट के सभी बच्चों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके अंदर ही बांके बिहारी छुपा हुआ है। बड़े नटखट हैं, इनको प्रणाम कर लिया सो ये समझ लो बांके बिहारी को ही प्रणाम कर लिया। क्योंकि मिश्री सो मिचरी कहे, कहे क्षीर सो चीर। मिश्री सो मिचरी कहे, कहे क्षीर सो चीर। छोटो सो सुतनंद को है हमारी पीर। बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके और जरा गूंज इंदौर तक जाए कि हाँ इंदौरी कोई गया था तो मथुरा की आवाज इंदौर तक लाया है। जरा जोर से बांके बिहारी लाल की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें मेरा काम चल जाएगा। बस अब आप लोगों से मैं एक निवेदन कर दूं कि आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, टेंशन मत लेना और थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ रखना। बच्चों को, अरे जी बुआ जी टेंशन मत लो, आप बच्चों को बिल्कुल मत छेड़ो। हालांकि ये देश का भविष्य पर हमारा वर्तमान चौपट कर रहा है और उसको हम झेल भी रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे आप, मेरे को मालूम, मेरी एक औलाद है, मैं उसको नहीं चुप करा पाता हूँ। ये तो 50-60 हैं, कैसे चुप कराओ आप? बच्चे इतने विचित्र होते हैं। दीदी आप लोग कार्यक्रम का आनंद लेना, दादा बिल्कुल मस्ती लेना। मैं कोई भी ज्ञान की बात नहीं कहूँगा, मफतलाल अग्रवाल जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ। हाँ, मैं एक भी बात ज्ञान की नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति बड़ी खराब है। आजकल ज़्यादा ज्ञान दो तो लोग लुटेरा, चोर, डाकू, बाबा समझ करके अंदर करते थे। तो इसलिए बिल्कुल ज्ञान की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान की बात की जा रही है। 21 चैनल के ऊपर बाबा 22 आकर के और अपने को ज्ञान दे रहे हैं, और उसी समय ज्ञान लेते हुए अपन ब्रश करके थूक रहे हैं। ये स्थिति है, तो मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा। अब आनंद लेना, यत्र तत्र आनंद बिखरा हुआ। ये बच्चे बड़े मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं एक जगह कार्यक्रम करने गया, आदरणीय मफतलाल अग्रवाल जी ने वहाँ भेजा हमको उदयपुर के वहाँ। अब वहाँ माता जी का मूर्ति लगी हुई, नवरात्रि का कार्यक्रम, हम दर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ एक मैडम थी, कोई मतलब लेडीज़, तो वो अपने बच्चों को दर्शन करा रही। मैंने कहा चलो अच्छी बात है साहब, संस्कार की बात है, बच्चों को दर्शन। तो वो बच्चा दर्शन करते हुए माता जी के और कुछ बोल रहा, तो वो उसकी मम्मी उसका मुँह बंद करे, बोले चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो मम्मी का हाथ हटाए, फिर बोले, तो वो फिर उसकी मम्मी मुँह बंद करे, बोले चुप हो जा। फिर वो हाथ हटाए बोले, तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। अरे मैंने कहा मैडम बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा। भाई मोदी जी विकास चाह रहे हैं, विकास यहीं रोक रहे हैं उदयपुर में। मैंने कहा बच्चों को बोलने दो, ये बोलेगा तो विकास होगा। तो मैडम क्या बोली, बोले भैया विकास गया भाड़ में। ये तो यूँ बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। मतलब बच्चे इतने खतरनाक विचित्र हैं, और इन बच्चों को रोका नहीं जा सकता साहब, बड़े गजब के होते हैं। क्या हो गया माइक को? हाँ क्या हो गया? एक दो घूंसे की ठोको, बढ़िया। हाँ ये और जोर से दो, थोड़ा नहीं हो रहा। वाह, वो भी तुम्हारे जैसा ही है, कोई बात नहीं। कैसे? अच्छा अभी आ रही है आवाज़? हाँ, ये मेरे को मालूम नहीं था कि माइक पे पूरा विराजमान होके ही सुनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, माइक अलग अलग भांति भांति के माइक है संसार में, कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग ताली नहीं बजा रहे थे तो एक छंद सुनाता हूँ, जरा 4 पंक्तियाँ। दिनेश पाठक जी ने बड़ा अच्छा छंद लिखा है, आप आनंद लेना। तुम माइक मुंह क्यों छुपा रहे हो यार, माइक वाले भैया? हाँ ऐसा यूँ दुखी मत हो, कोई बात नहीं यार। तुम्हारा शक्ल इतनी अच्छी, माइक खराब हो तो क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल मेरी लुगाई से मिलती जुलती है यार। सही में कह रहा हूँ, अंतर इतना है कि वो मूछ नहीं रखती, तुम रखते हो। महिलाएं बड़ी विचित्र होती हैं दीदी, महिलाओं में इतनी विचित्रता पाई जाती है। भगवान शंकर भी महिलाओं को नहीं जीत पाए, कृष्ण नहीं जीत पाए, राम नहीं जीत पाए, जाना ही पड़ा मृग के पीछे उनको। तो जब वो नहीं जीत पाओ तो अपन कैसे जीत पाओ? अब मेरे को देखो, अब मेरी लुगाई, मैं बनारस तरफ गया प्रोग्राम में, वहाँ पे मैंने एक बढ़िया साड़ी खरीदी साहब। दीदी मैंने साड़ी खरीदी 1000 रुपये की बढ़िया सी,
और मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा सुन तो श्वेता, बोले हाँ। मैंने कहा मैं यहाँ बनारस में हूँ, मैंने एक 500 रुपये की साड़ी खरीदी है। तो बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ, तू देख जरा पार्सल कर रहा हूँ, मेरे को तो 4-5 दिन और लगेंगे यहाँ, लखनऊ कार्यक्रम है। बोले ठीक है, मैंने भेज दी साड़ी। अब मेरे साथ में मुफतलाल अग्रवाल जी, इन्होंने बोला कि यार पंडित ये क्या मामला है, लोग तो 200 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, पत्नी को 500-600 की बताते हैं, 500 की खरीदते तो 1000 की बताते, तू उल्टा कर रहा है, 1000 की साड़ी ली अभी 500 की बता रहा उसको। अरे मैंने कहा मेरी वाइफ है ही ऐसी। बोला कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ ले जाता हूँ, पूछती है कितने की लाए बाजार से, मैं कहता हूँ 200 रुपये की है, तुमको ठग लिया लोगों ने, 500 रुपये की, 200 रुपये की, यहाँ तो मेरे को 150 रुपये की मिल जाती। कितने रुपए की लाई है भिंडी, क्या भाव लाए? 25 रुपये किलो। ये 10-10 रुपये में मारी फिर रही ठेले पे, तुमको लोगों ने ठग दिया। बहुत सीधे बढ़ते हो तुम, सही में तुमको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। अच्छा पत्नियों को लगता भी यही है कि मेरे आदमी को कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, तो वो ये बोलती है। तो मैंने कहा इसलिए अब मैंने 1000 रुपये की साड़ी खरीदी है, इसको 500 की दी है, अब इसको अच्छा लगेगा। बोले ठीक है। अब 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया, अग्रवाल जी साथ में लखनऊ में। मैंने कहा हाँ पार्सल मिल गया? बोला हाँ मिल गया। मैंने कहा कैसा क्या लगी साड़ी? अरे बोले बहुत जोरदार। मैंने कहा शानदार है? बोले शानदार। बोले एक और बात सुनो, उसकी बात अगर मजा आए तो आप तालियों से कवि सम्मेलन खोलना। मैंने कहा क्या? अरे बोला कवि सम्मेलन, ये ताली जो आपने वहाँ से भेजी है जो साड़ी, वो साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लग रही, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा वो पास वाली विमला को लग रही थी। आपने 500 में खरीदी थी, मैंने 800 में बेच दी। बताओ ये बेड़ा गर्क होता है। आप क्या करो, पत्नी को जीता नहीं जाता, वो कहीं भी कुछ भी करके आपके 12 बजा देगी या कहीं भी उद्धार भी कर देगी। महिलाएं बड़े विचित्र होती हैं। मेरे पास वाली भाभी जी हैं, वो तो कवि सम्मेलन सुनने के लिए तो जाती हैं, कथा भी खूब सुनने जाती है, धार्मिक कथाएं। और वो जाती तो हैं भर दोपहरी में, गर्मी में, बिना चप्पल के भर दोपहरी में जाती, जेठ की गर्मी में, नंगे पैर, और जब उधर से आती है तो चप्पल नई पहन करके आती है। बहुत सारी विचित्रताएं पाई जाती हैं। और अच्छा आदरणीय दीदी, मैं आपको बात बताऊं, जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कवि सम्मेलन शुरू करा तो मैंने बताया ये बच्चे तो ठीक है, ये मैं कवि सम्मेलन करने जाता हूं तो कितने लोगों को मेरे को देख के भी भरोसा नहीं होता कि ये कोई कवि है क्या, क्योंकि मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरे को आदरणीय प्रोफेसर साहब भगवान ने बनाया ही ऐसा, जरा सा, अब क्या करूँ, उसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने व्यवस्था ऐसी जमाई है, उसकी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकते। अच्छा ये फिर तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा माइक लगा रखा है, स्कूल ने बहुत अच्छा व्यवस्था जमाई है, और सारथी परिवार ने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम, और आवाज़ का प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। प्रोफेसर साहब बांके बिहारी की कृपा है कि माइक को मैंने मेरे साइज का कर लिया, नहीं तो वहाँ उज्जैन में उलझ गया मैं, वहाँ फ्रीगंज चौक पे कवि सम्मेलन हुआ उज्जैन में। अब उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई, वो ऊपर नीचे नहीं हो, ये दीदी हिले ही नहीं बिल्कुल भी, वो माइक ऊपर बड़ा छोटा नहीं हो, उसमें जंग लगी हुई सर, वो हिले ही नहीं। तो वो माइक वाला बड़ा चतुर था, मालवा का हमारा, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, जुगाड़ देखो आप। कोई और लंबा कवि आ जाता तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, मजा आया तो तालियां उठे आपकी, वो माइक वाला नीचे से उठा ही नहीं, मेरे से नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो, माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां कमजोर है आप लोगों की, तालियां जरा ढंग से बजे। इतने खतरनाक लोग हैं, मतलब लोगों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। अरे बोले वो सोचते हैं कि कवि मतलब संतोष सागर जी जैसा डील डोल वाला होगा, आप हल्का पतला बिल्कुल समझते हैं। मैं एक जगह ग्वालियर कवि सम्मेलन करने गया, आप आनंद लेना, बतरस का आनंद लेना कि किस प्रकार से दुर्घटनाएं घटती हैं शरीर के साथ में। ये 5 फुट की संरचना जो 5 फुट भी बराबर नहीं है। अब मैं अभी ग्वालियर गया कवि सम्मेलन करने, 4 कवि और साथ में कवित्री। अब यहाँ तो ये सब कवित्री हैं लगभग मेरी सिस्टर्स की उम्र की, वो जो कवित्री थी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा थी उनकी। अब जैसे वहाँ पहुँचे, मैं यात्रा में तो कोई जैकेट तो पहनेंगे नहीं सर, लोअर टी शर्ट पहन रखा, मैंने बैग उठा रखा। अब जैसे वहाँ पहुँचे, बैठे तो उन्हें चाय वाय पिलाई, बातचीत शुरू करे को 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति थे सिंघानिया जी, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगे यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या मैडम, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात इसी कर रहा है। मैडम की बात में मजा आया तो तालियां घनघोर उठे आपकी। मैंने कहा चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी आपकी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, ये भी कविता वविता सुनाता है। ये स्थिति है, बताओ आप, ये लफड़े पड़ते हैं, मतलब कितने जगह उलझ जाती है सर कैसेट। मैं अभी प्रोग्राम
मतलब अभी बीच में ट्रेन में सफ़र कर रहा, मैं बुआ जी को लेने गया राखी पे इंदौर से रतलाम। अब ट्रेन में जगह नहीं थी सर, मैं खड़ा हुआ तो एक 2 4 8 10 लोग खड़े हुए थे, तो वो धक्का उन्होंने दिया। अब वो धक्का मेरे को लगा तो मेरी बॉडी सह नहीं पाई, तो मैंने पीछे वाले को ट्रांसफ़र कर दिया वो धक्का। अब पीछे भी जो खड़ा था वो हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, तो थोड़ी सी उलझन हो गई, हाथापाई की नौबत आ गई। तो वो झगड़ा की बात में उसने क्या कहा, मैं 4 पंक्तियों में रखता हूँ, मुक्तक का। वो मुझे क्या बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस कहते हैं कार के ढांचे को, लेकिन उसने मेरे ढांचे का अपमान करा कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। तुझे पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाट में, मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाट में। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। चेचिस में नहीं दम, इंजन में तो दम